हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तुमसे है सो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम द धड़कन, एक मनोबल, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी, अवनी की जुबानी, एपिसोड 23। सो लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि फाइनली जो कैंप था वो हो जाता है ख़त्म और प्रज्ञा और हिमानी दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और प्रेजेंट डे हिमानी शाम के टाइम उठ के आती है। हाँ, तब तक उसके पेरेंट्स जो कि बैठे होते हैं नीचे बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। तभी आके बोलते हैं कि गुड गुड इवनिंग मॉम डैड। बोलते अरे बेटा तुम उठ गई। हाँ वो बस इतना ही सुना था। वैसे देख रही हूँ मेरी बच्ची काफ़ी थकी हुई लग रही है। कुछ खाना पीना नहीं मिलता था क्या वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है मॉम, अच्छा था खाना, सब कुछ अच्छा था। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। चलो अच्छा है। चलो बताओ क्या कर रहा। वैसे ये बात मुझे बहुत बुरी लगी कि वहाँ नेटवर्क नहीं थे। हाँ पापा, ये बात आपने सही बोली, वहाँ नेटवर्क नहीं थे। वहाँ के बच्चे अगर उन्हें कुछ भी ऑनलाइन वगैरह पढ़ना रहेगा तो नहीं पढ़ पाते। और बाकी जिनमें थी इतनी कैपेसिटी और जिन जो एबल थे इस चीज़ के कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ा सके तो उन्होंने भेज दिया था सिटी में। पर बेटा ऐसे क्या कर सकते हैं, वहाँ सरपंच भी था लेकिन सबके अपने अपने ही हैं। सब अपना अपना वो होता है, पॉकेट भरने पे तुले होते हैं। ऐसी है बेटा, ये दुनिया ऐसी है, या कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। खैर बताओ फिर क्या क्या रहा तुम्हारे कैब में। कुछ नहीं, मुझे सैंपल लेना आ गया, बाकी बीपी शुगर वगैरह सब कुछ मैं ले ही लेती हूँ। ओके, अच्छी बात है कि तुम सीख गई हो बीपी वगैरह लेना। और भी अब तो बस कल से क्लासेस लगनी है। कल से? पर बेटा कल तो क्या पापा, हाँ कल से क्लास लगनी है। कल बेटा संडे है। ओह एक्चुअल में क्या मैं भूल गई थी। कोई नहीं, कल संडे है तो क्या हुआ, परसों से क्लास लगनी है। परसों क्लास लेने जाएंगे, फिर बस डेली रूटीन की तरह क्लास चलेंगी। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, शायद कैंप वगैरह आगे कोई लगेंगे तो फ्यूचर में लगेंगे। और हॉस्पिटल की ड्यूटी हो सकता है कि साथ में लगा दें अभी। हाँ ठीक है। वैसे तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी ना तुम्हें? नहीं पापा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। उल्टा मैंने तो बहुत मज़े किए, बहुत 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 ज़्यादा मुझे बहुत मज़े आए। बट मैं गया था प्रिंसिपल से मिलने के लिए। उसने बोला कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में तुम ही अकेली गई थी, कोई और तो गया ही नहीं था। हाँ मैं गई थी, वो पता नहीं बट मेरा नाम आ गया था वहाँ पे तो फिर मुझे जाना पड़ा। बट बेटा ऐसा क्या था, मतलब तुम्हारा ही नाम वहाँ आया था और किसी और का नाम नहीं आया था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? अरे नहीं पापा, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सच में। यहाँ तो हिमानी ये बातें कर रही होती और वहाँ दूसरी तरफ अब प्रज्ञा जैसे ही शाम को उठ के आती है कुछ खाने के लिए तो उसके पापा जो कि बैठे होते हैं वहीं डाइनिंग टेबल के पास में, अब बातें करना स्टार्ट करते हैं कि उठ गई तुम, बैठो मेरे पास। अब जाती है प्रज्ञा, सामने बैठ जाती है अपने पापा के। देखिए हाँ बोलिए, क्या बात करनी थी आपको। बात तो सीधी सी है कि तुम शादी कब कर रही हो। प्रज्ञा को बहुत गुस्सा आती है कि देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि मुझे नहीं करनी है शादी, मतलब नहीं करनी है। और स्पेशली उस रॉकी से तो बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छा तुम ये कहना चाहती हो कि हम रॉकी के अलावा किसी और के साथ भी तुम्हारी शादी करवा दे, तुम कर लोगे? पापा मेरी एक बात है कि मुझे नहीं करनी है अभी शादी, और वैसे भी मैं करना ही नहीं चाहती हूँ शादी। क्यों? एक लड़की हो, लड़की का तो यही है, पैदा हो जाओ किसी और के घर में, शादी करके जाओ किसी और के घर में और वहाँ से बस। क्या बस? देखो बेटा, मैं तुमसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि तुम रॉकी को इतना पसंद नहीं करती हो, तो मैं मेरे बारे में नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे चाहिए, मुझे क्या मिलेगा रॉकी से, कुछ नहीं मिलेगा ना। मैं तुम्हारा फ्यूचर देख रहा हूँ, क्योंकि रॉकी दिखने में ही बुरा है लेकिन एक्चुअली वो अच्छा बच्चा है। ओह अच्छा, तो क्या अच्छाई दिखाई आपको रॉकी ने? चलो मुझे भी तो बताइए। देखो मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे, वो वाकई अच्छा लड़का है। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि क्या अच्छाई दिखाई आपको रॉकी ने, जो आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। क्या उसने मर्डर किया किसी का, वो अच्छाई थी? किसी का रेप कर दिया, वो अच्छाई थी ना उसकी, है ना पापा? या फिर उसने अपना जो पैसा है वो आपको दिखाया और बोला होगा कि ये देखो अपनी बेटी की मुझसे शादी करवा दो, इसके बदले में मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूँगा। या फिर ये अच्छाई दिखाई उसने? बताइए आपको क्या अच्छाई दिखाई थी। मुझे भी तो जानने का हक है ना, आफ्टर ऑल आप मेरी शादी जो करवा रहे हो उसके साथ। देखो तुम ज़्यादा बोल रही हो। मैं कोई ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं परेशान होके आई थी, 7 डेज़ घर से दूर रही, सोचा थोड़ा सुकून की लाइफ सो जाऊँगी, थोड़ा 2-3 मिनट 2-3 घंटे सुकून के रह लूँगी। लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हो मुझे नहीं पता, आपको मुझसे इतनी नफ़रत क्यों है मुझे नहीं पता। हाँ, अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी आपको मुझसे तो बचपन में ही क्यों नहीं मार दिया मुझे। हाँ देखो प्रज्ञा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, क्या ज़्यादा बोल रहे हो। कभी कभी तो लगता है कि मॉम मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गई, मुझे भी अपने साथ लेके चली जाती। कम से कम मुझे ये सब कुछ सहना तो नहीं पड़ता। एक तो आप मुझे इतना परेशान करते हो, ऊपर से जो मेरा भाई था, जो कहने को बस मेरा भाई है, बाकी सारे काम उसने
राक्षस वाले एक ही हैं। इतने में पीछे से हाँ सच में प्रज्ञा का भाई आ जाता है। प्रज्ञा के भाई का नाम होता है विनय। तभी पीछे से विनय बोलता है कि वो अच्छा, तो अब तुम मुझे भी अपने इस प्रॉब्लम में घसीट रही हो, है ना? प्रज्ञा देखती पीछे उठ के, ओ अच्छा, तो आप भी यहीं हो क्या? आइए बैठिए, आप भी, आपको भी कोई शिकायत होगी मुझसे, बोल लीजिए जो भी आप दोनों की शिकायतें हैं। इनको तो शादी करवानी है और आप भी बताइए, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें रॉकी से शादी करने में? रॉकी जैसा लड़का तुम्हें मिलेगा भी नहीं जो तुम्हें इतना प्यार करता है। आज के ज़माने में कोई किसी को इतना प्यार नहीं करता जितना तुम्हें रॉकी करता है। अब प्रज्ञा सच में भाई अपने भाई को देखती, उससे पैसे भी इतनी उम्मीद थी कि ये यही सोचेगा, क्योंकि वो खुद भी गुंडा के टाइप क्या होता है। या फिर भी बोलना स्टार्ट कर दी, ओ अच्छा, तो आपकी भी यही राय है कि मैं रॉकी से शादी कर लूँ? ओके, और अगर मैं शादी ना करूँ तो क्या लोगे आप? बताइए पापा, आप क्या कर लोगे? क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है और यही मेरा आखिरी डिसीज़न है। तभी प्रज्ञा के पापा बोलते हैं कि तुम हमारी बात का मान नहीं रख रही हो, हम रॉकी से वादा कर चुके हैं, तुम्हें शादी करनी भी पड़ेगी। प्रज्ञा फिर खुद खड़ी हो जाती कि अच्छा, तो मैं भी खुद से ये वादा करके बैठी हूँ कि जब तक मुझे खुद मन ना हो किसी और से शादी करने का, किसी और से प्यार करने का, तब तक मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मैं मेरी मॉम की तरह घुट घुट के नहीं जीने वाली हूँ। बेशक आपने मुझे बचपन से दबा के रखा है, लेकिन अब मैं वो प्रज्ञा नहीं रही हूँ। आप शायद भूल रहे हो, समझ आया आपको? तभी साइश उसका भाई उसकी तरफ आता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे राजी चाहे गैर राजी, लेकिन रॉकी से शादी तुम्हारी होके ही रहेगी, और वो भी कल के कल। जैसे ही ये सब कुछ बोलता है, प्रज्ञा को भी बहुत गुस्सा आती है, वो अपने भाई में धक्का देती, जो करना है ना कर लीजिए, भाई हो ना मेरे, एक भाई का फर्ज होता है बहन की रक्षा करे, लेकिन आप कैसे भाई हो? भाई के नाम पे आप तो एकदम विलन निकले। क्या बोलूँ भाई मैं आपसे, कभी मुझे वो भाई वाला प्यार ही नहीं दिया आपने, कभी एक बहन की भाई की तरह मेरी रक्षा नहीं की, हर चीज़ के लिए मैं अकेले ही लड़ती रही, रोती रही, लेकिन कभी आप नहीं आए। आपको तो फुर्सत ही नहीं थी अपने उन गलत कामों से। बस जब देखो, हाँ मुझसे चिढ़ते थे क्योंकि मैं हमेशा अव्वल जो आती थी हर चीज़ में, पढ़ाई करती थी, दिन रात एक कर दिया मैंने पढ़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। वहाँ आपको तो नशे से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, और आज आप मुझसे आके बोल रहे हो कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, राजी और गैर राजी। तो मैं भी यहीं खड़ी हूँ, है किसी में हिम्मत तो मुझसे करवा के दिखाते। प्रज्ञा जाने वाली होती है कि तभी फिर से उसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगी तो तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ तक कि मुझसे या फिर विनय से कोई रिश्ता नहीं होगा तुम्हारा। प्रज्ञा फिर से सीधी हो जाती है, ओ अच्छा, तो आप ये बोल रहे हो, ठीक है मान लिया, वैसे भी आप तो मुझसे कोई रिश्ता रखते ही नहीं हो, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं ये घर छोड़ के ही चले जाऊँ। फिलहाल शाम का टाइम होता है, तो प्रज्ञा अपने कमरे में जाती है, वो फिर से अपनी मॉम की तस्वीर निकाल के बहुत रोती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि मॉम देखा आपने, ये लालची लोग, आखिर उन्होंने दिखाई दिया अपना लालच, अपने लालच के चलते उन्होंने आपकी जान तो ले ही ली थी, और आज मुझे भी उस अंधकार भरी दुनिया में फेंक रहे, मुझे भी उस कुएं में ढका दे रहे हैं जहाँ आपको आपके पापा ने ढका दिया था। लेकिन मैं आप नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। आपने जो मुझे सिखाया है ना, इनकी बातों में इनसे डरने वाली तो मैं हूँ नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रज्ञा अपना फ़ोन लेती है, किसी को कॉल लगा देती है। हाँ थोड़ी देर के बाद फिर ही उस नंबर से दोबारा रिप्लाई आता है, और प्रज्ञा अपना बैग पैक करने लग जाती है। शाम के 8 बज गए थे, उसने बैग पैक करके वो नीचे जा ही रही थी कि उसके पापा बोल रही थी, कहाँ जाओगी, बोलो कहाँ जाओगी? देखो प्रज्ञा, हमने तुमको सीधे सीधे बोल दिया है कि जाओ, जाके कल शादी के लिए तैयार हो जाना, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती, तो चुपचाप अपना बैग लेके चली जाती है। फिर से उसके पापा पीछे से बोल रहे होते हैं कि तुम हमारी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई हो, आखिर चाहती क्या हो तुम? हाँ तुम्हें पता नहीं है क्या, औरतों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, घर की देखभाल करना, घर को संभालना सजाना, और तुम्हें हमें परमिशन क्या दी डॉक्टर बनने की? तुम तो हमारे सर पे ही नाचने लग गई हो। प्रज्ञा तुम्हें सुनाई दे भी रहा है? प्रज्ञा कुछ भी नहीं सुनती, वो निकल जाती है देखते देखते उस घर से। हाँ ऑटो में बैठती है, ऑटो उसने कब की देर का बुला लिया होता है। वहाँ से वो कॉलेज की साइड निकलती है, उसने पहले ही बोल दिया होता है किसी से कॉल करके, क्योंकि कॉलेज के साइड में ही हॉस्टल्स होते हैं, जहाँ उसने अपना रूम बुक कर दिया था। वहाँ जाती है, अपना सामान रखती है, सिंगल रूम था, कोई नहीं था उसमें, सिर्फ प्रज्ञा बैठी होती है अपने बेड पर, जो सामान था उसको संभालने लग जाती है वो अंदर।
अलमीरा में रखती है कुछ सामान, और जो मेज वाले थे उसे टेबल के ऊपर रख देती है। फिर सोचती है कि यार लोग कैसे हैं, मतलब कुछ भी नहीं सोचते, लोगों की फीलिंग्स समझ नहीं आती, बस अपना लालच ही दिखता है। फिर उसके दिमाग में एक बार के लिए बस हिमानी का चेहरा सामने आता है कि हाँ, हिमानी सबसे अलग है। हिमानी दूसरों के बारे में सोचती है, उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। वो बिना सोचे ही लोगों से भिड़ जाती है, उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए। ये नहीं सोचती कि उसके बाद उसका क्या हाल होगा। देखते ही देखते वो रात भी ख़त्म हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट डे संडे था, तो क्लासेस तो होंगी नहीं, और हिमानी तो बस वहीं अपनी फेवरेट जगह जाना था। सुबह 7 बजे उठ के वो निकलने वाली होती है, फिर से उसकी मॉम बोलती है, बेटा तुम परेशान होके आई हो, कहाँ जा रही हो? अरे मॉम, बोला है ना आपको, प्लीज़ मत टोका करो पीछे से, आपको पता तो है कहाँ जा रही हूँ मैं। हाँ, हमें पता है कि तुम कहाँ जाने वाली हो, ये कुछ सामान है, जाके ले जाना। तभी देखती है हिमानी, कौन सा सामान, कैसा सामान, कहाँ से आया सामान? चुप रहो, ये वहाँ के बच्चों के लिए है कुछ, इनको लेके जाओ, और हाँ, खाना भी है इसमें। वाह मॉम, क्या बात है, मतलब आज तो आपने मन ही खुश कर दिया, हो गया तुम्हारा, अब जाओ चुपचाप। वहाँ से निकलती है हिमानी, गाड़ी लेके जाती है क्योंकि सामान काफ़ी था। बन जाती है, भाई श्याम वगैरह काफ़ी वेट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ संडे था, किसी दिन आए नहीं आए, लेकिन संडे को हिमानी ज़रूर आती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो श्याम, मनोज, विनोद सब आ जाते हैं वहाँ, उसको घेर लेते हैं। श्याम तो बोलता है कि दी आपको इतने कॉल्स किए थे, आपके फ़ोन ही नहीं लगे, आप कहाँ चले गई थी? तभी हिमानी बोलती है कि अरे बेटा, मैं बोल के गई थी ना कि मेरे कुछ कैंप्स लगे हैं, तो मैं यहाँ से काफ़ी दूर जा रही हूँ, वह नेटवर्क नहीं थे इसलिए फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि आप कहाँ चले गई हो। कोई बात नहीं, अब आ गई ना। वो ऐसा करो, देखो गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो तुम सब लोग के घर पहुँचा दो। ठीक है दीदी। वहाँ से जाता है श्याम, जितने भी सामान होते हैं उसको इक्वल बट कर लेता है और एक एक करके सारे बच्चों को दे देता है। फिर दोबारा आता है श्याम कि आप ठीक हो ना? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? तुम बताओ, तुम कैसे हो? माँ कैसी है? हाँ, माँ ठीक है। और वो आपके पापा ने मुझे काम पे लगा दिया। अरे वाह, कहाँ पे कर रहे हो काम? क्या काम करते हो? कॉलेज सा ही है, उसमें जो फाइलें होती है वो इधर उधर दे के आता हूँ, और जो ज़ेरॉक्स होते हैं उनको कर देता हूँ। बाकी इतना ही काम करना होता है, और वहाँ बैठ के पढ़ भी लेता हूँ। अंकल ने बोला है कि तुम्हें पढ़ना ज़रूरी है, बाकी तुम काम जितना कर सको उतना कम करो, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा करो बस। वाह यार, सही है, अच्छा काम है। हाँ, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, अच्छी बात है। अब तो तुम्हें टेंशन नहीं है ना? नहीं दीदी, आपकी वजह से मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। और माँ ने भी काम पे जाना स्टार्ट कर दिया है। फिर और बच्चे, उनको कौन संभालता है? वो तो बड़े हो गए, जो मुझसे छोटा है ना, वो संभाल लेता है छोटी वाली गुड़िया को। चलो अच्छी बात है। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ किसी को? नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, लेकिन वो बगल में जो दारू का ठेका है ना दीदी, आप उसको हटवा दीजिए, क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने मेरे पापा को खो दिया, लेकिन यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो उसी ठेके पे जाके दारू पीते हैं। आप हटवा दीजिए दीदी। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और वो जाती है दारू वाले के ठेके के पास। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे बेवड़े लोग थे, खड़े थे, कुछ लोग दारू मांग रहे थे। एक बात तो है, जितनी भीड़ मंदिर में नहीं मिलती, उससे कहीं गुना ज़्यादा भीड़ एक दारू वाले की शॉप पे मिलती है। तो मंदिर से कम थोड़ी है। चीज़ें शाम पे आ जाता है, और भीड़ इतनी थी कि वो कैसे जाए, लेकिन वो फिर भी कोशिश करके जाती है। वहाँ जो ओनर होता है शॉप का, उसे बोलती है कि आप बाहर आइए, काम है आपसे। अब बोलता है कि भाई होने के टाइम पे यहाँ बताओ, बाद में आना, बाद में बात करनी, जो भी करनी है। लेकिन हिमानी धमकी देती है कि अगर आप नहीं आए ना तो मैं केस कर दूँगी यहाँ पे कि आप अवैध शराब बेच रहे हो। भाई वो डर जाता है कि भाई ये कौन सी लड़की आ गई जो ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि मैं तो कोई अवैध शराब बेच ही नहीं रहा। अब निकल के आता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, है कौन हो तुम? देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, आप यहाँ से अपना ठेका बंद कीजिए और कहीं पे और पे लगाइए। ओह, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं अपना ठेका यहाँ से बंद क्यों करूँ? हाँ, इतने सालों से मेरी यहाँ दुकान लग रही है, और तुम कल की आई छोरी मुझे कह रही हो कि ठेका बंद कर दो, तो मैं बंद कर दूँगा? तुमने पी वी रखी है क्या? ज़रूर तुम मेरी इस दुकान से लेके गई होगी पीने के लिए। कोई नहीं, अगली बार आना, सस्ता दूंगा तुम्हें। हिमानी फिर से बोलती है कि देखो, मैं प्यार से समझा रही हूँ तुम्हें। अरे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास मेरी लुगाई है, तो अपना प्यार अपने पास ही रखो। और हाँ, ठेका तो बंद नहीं होगा यहाँ से। हिमानी को गुस्सा नहीं लग जाती है। फिर से श्याम बोलता है कि दीदी आप रहने दीजिए, मत लगिए नीचे, ऐसे ही लोग हैं। बट तुमने बोला है कि हाँ ये चीज़ गलत है, तो फिर हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब हिमानी कॉल कर दिया अपनी फ्रेंड को। हाँ, उसकी एक फ्रेंड जो कि मीडिया में काम करती है। वो बोलती है कि हेलो हिमानी, इस टाइम पे तुम्हें कॉल किया, क्या बात है?
वैसे आज कैसे याद कर ली तुमने? अरे यार इंपॉर्टेंट काम है, तुम ज़रा मेरा काम करो तो। हाँ बोलो। तुम तो न्यूज़ चैनल में ना? हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल हूँ। तो एक न्यूज़ चलानी थी, चला दोगी? हाँ चला दूँगी, बोलो कहाँ किसकी कैसे चलानी है? तो ये वाली लोकेशन दे रही हूँ, यहाँ आ जाओ, ठीक है अभी आती हूँ 10 मिनट में। वहाँ से उसकी दोस्त आ भी जाती है थोड़ी देर में ही। ठीक है हाँ बोलो अब क्या काम था? देखो ये दारू का ठेका है ना, ये अवैध जगह पे बना हुआ है, ठीक है। और ये ना ये गैरकानूनी तरीके से दारुआ बेचता है बहुत सारी। ऊपर से यहाँ स्लम एरिया है, वहाँ के लोग सब बेवड़े हो गए इस दारू के ठेके की वजह से। कैसी बात कर रही हो हिमानी? अगर कोई तुम्हें ज़बरदस्ती पिलाएगा तो क्या तुम पी लोगी? नहीं पी लोगी, नहीं पियोगी ना? हाँ नहीं पीऊँगी। हाँ तो ये कौन सा पिलाने जा रहा है उनको? ये तो बस अपनी काम कर रहा है। रहा सवाल उन लोगों का, तो वो क्यों आ रहे हैं इससे लेने? सोच अगर ये यहाँ से हट भी गया ना तो इसकी जगह 10 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये परमानेंट फिक्स जगह है यहाँ की। तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन तो था ही कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि इसकी दुकान पर दारू लेना छोड़ दो, और जो स्लम एरिया के लोग करते ही नहीं है। पिछली बार तो हमने भी यहाँ पर चलाया था, पूरा का पूरा वो चली थी एक ऑपरेशन, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी ये ठेका खड़ा हुआ है और आज भी वो स्लम एरिया के लोग यहाँ पीने आते हैं। तुम कुछ भी कर लो, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। यार फिर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? जैसे पहले हमने छोड़ा था वैसे ही तुम छोड़ दो। पर कुछ नहीं है, हम भी समझ गए थे टाइम के साथ, तुम भी समझ ही जाओगे। बट एक बात हमेशा याद रखना, ये ठेका तो नहीं हटेगा। यहाँ से हट गया ना तो उसके बगल में दोबारा खुल जाएगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर, क्योंकि सरकार को भी पैसे जाते हैं भाई। हर कोई दारू वाला ऐसे थोड़ी खोल के बैठ जाएगा गैर कानूनी चीज़ें। लगता है जो चीज़ हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है फिर भी वो बिक रही है इस दुनिया में, तो उसका सीधा सा मतलब यही है ना कि वहाँ से कमीशन जाता है सरकार के लिए। स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, ऊपर से ये जो गुटखे वगैरह होते हैं, हर कोई कमीशन देता है। तो अभी इस फील्ड से हो नहीं ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तुम अपनी डॉक्टर पे ध्यान दो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अंदर तक घुसी हूँ मैं हर चीज़ की जानने के लिए। इतनी इन्वेस्टिगेशन की है, इतने स्टीम ऑपरेशंस किए ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब छोड़ ही दिया। अपना फालतू में अपने काम से काम रखो, बस नेताओं के पीछे भागो, 2 की 4 बात बड़ा चढ़ा के बोलो, बस यही में हमारा चैनल चल जाता है कि इन लोगों के चक्कर में पड़ गए ना तो चैनल भी बंद हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई के पीछे चलना चाहिए, और तुम ये उल्टी चीज़ें बता रहे हो मुझे। हाँ ठीक है, सच्चाई के पीछे हम चले थे, मैं बोल तो नहीं हूँ कि सच्चाई के पीछे हम बिल्कुल चले थे, लेकिन सच्चाई दबाने के लिए बहुत सारे लोग आ गए थे। अब वो सच्चाई कहाँ तक? क्या तुम्हें पता है कि कभी इस एरिया में कभी एक ऑपरेशन भी चला था इंडियन न्यूज़ चैनल की तरफ से? नहीं पता ना तुम्हें कभी? कैसे पता चलेगा? वो दब गया मैटर, सब कुछ ख़त्म हो गया। एक आइडिया है, तुम ये कर सकती हो क्या? तुम दुगनी कीमत देके ये ठेका खरीद लो और फिर इसको बंद कर दो। इससे यह ठेका यहाँ नहीं खुलेगा लेकिन कहीं और भी खुल जाएगा, क्योंकि शॉप तो तुम्हारी कहलाएगी। यार पर अब तुम देखो, तुम खरीद तो सकती हो, लेकिन उससे भी सिर्फ इतना फ़ायदा है कि इस एरिया का ये ठेका बंद हो जाएगा, लेकिन पिछली वाली गली में फिर खुल जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। फिर क्या फ़ायदा? छोड़ो, थैंक यू सो मच कि तुम आई मेरे कहने पे। अरे यार तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। कहाँ हो तुम अभी? लीलावती कॉलेज में हो ना? हाँ हाँ वहीं चल रही है मेरी। अरे यार कुछ बताना था मुझे। क्या? ओह मेरी की बेटी है, उसका भी आया है लीलावती में। अच्छा, बट मैंने तो कोई देखी नहीं। फर्स्ट ईयर में होगी ना? हाँ बट फर्स्ट ईयर में तो ऐसी कोई लड़की, क्या नाम है उसका? नाम जानू। क्या? अरे मतलब फुल नाम तो उसका जानवी है, लेकिन सब प्यार से उसे जानू बुलाते हैं। वाह क्या नाम रखा है, सीरियसली। अरे यार बस कर, बस अभी नहीं आई है तो कुछ दिन में अगर आ भी जाएगी, क्योंकि ना अभी तो वो फ़िलहाल के लिए छुट्टियों पे गई है। क्या मतलब इतना सेशन निकल गया और वो तुम बोल रही हो कि छुट्टियों पे गई है? अरे यार क्या कर सकते हैं, वो है ही ऐसी। तो उसने कैसे निकाली है नीट? अरे नीट से नहीं गई है भाई, डोनेशन से आई है। अच्छा फिर आई क्यों रही है कॉलेज? ऐसी पास हो जाएगी? नहीं आएगी तो सही। चल ठीक है मैं निकलती हूँ, यही बोल के जो लड़की थी वो तो निकल जाती है। अब उधर फिर से हिमानी बोलती है कि यार श्याम अपन क्या करें, यहाँ से तो ये हट ही नहीं सकता, कोई और सॉल्यूशन? श्याम बोलता है छोड़ो दीदी, फिर कुछ हो नहीं सकता तो उसमें हम करें क्या? अब हमें लोगों को ही समझाना पड़ेगा कि इस ठेके से दारू ना पिए। और ये तो समझने वाले हैं नहीं, क्योंकि इनका काम ही है पीना, शुरुआत ही पीने से हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ जो प्रज्ञा थी वो उठ चुकी थी काफ़ी देर पहले ही, और अपना काम कर रही थी। अपने जो रूम था उसको और भी अच्छे से ठीक कर रही थी, सामान अपना एडजस्ट कर दिया था काफ़ी देर पहले का। रेडी होके बैठी ही थी कि इतने में फिर से आती है उसके कमरे में शीतल। अब शीतल को देख के थोड़ी बहुत तो शौक होती है प्रज्ञा, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें किसने बताया? मुझे पता था।
क्या मतलब पता था? अरे वो बस पता था। अरे तो कैसे पता था? कुछ नहीं, यहाँ मेरी एक कज़िन रहती है तो उसी ने बोला, क्या वो मैम मैंने यहाँ देखी थी तो बस मैं आ गई। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, होगा क्या? अरे बताओ क्या हो गया? अरे सच में कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी बहस हो गई थी पापा से, वो फिर से वही शादी शादी शादी, फिर मैंने छोड़ दिया घर। ओके, तो तुम ठीक हो ना? बिल्कुल, मुझे क्या होगा? तबीयत वबीयत तुम्हारी सब कुछ ठीक है, बस अब थोड़ी शांति है। अच्छा भी लग रहा है कि मैंने फाइनली वो घर छोड़ दिया, जहाँ वो मेरा तो वैसे भी घर नहीं था, बस रह रही थी वहाँ। कोई मेरा नहीं था, भाई ना पापा, कोई भी। ऐसा लगता है कि मैं फालतू की आई हुई लड़की थी जो ज़बरदस्ती की आ गई। यार तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे पापा तुम्हें क्यों पसंद नहीं करते, तो उसमें मेरी गलती थी क्या यार? मेरी गलती थी? बचपन से मैं यही सुन रही हूँ हर किसी से। बुआ भी आती थी तब भी मुझे यही सुनाती थी कि मैं मेरी माँ को खा गई। आज तक मैंने मेरी माँ को देखा भी नहीं है, सिर्फ वो फ़ोटो है। उस फ़ोटो के सहारे ही मैं रोती रहती हूँ। कोई मेरा दर्द नहीं समझ सकता। मेरा भाई जो बचपन से मुझसे नफ़रत करता है, पता नहीं क्यों क्यों नफ़रत करता है, ऐसा मैंने क्या कर दिया उसका? और मेरे पापा जिन्होंने कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। बहुत मुश्किल से मैंने पढ़ाई पूरी कंटिन्यू की थी, बहुत मुश्किल से डॉक्टरी की थी, और ये लोग इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करते तो मुझे इतना बुरा लगता है ना। काम डाउन, क्या सब कुछ ठीक होगा। वो मैं सोच रही थी शाम को चलोगे, कहाँ जाना है? बस तुम हाँ बोलो, ठीक है, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। यही बोलने के बाद शीतल फिर से चले जाती है, वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जो हिमानी थी वो भी निकल जाती है सिलम एरिया से अपने घर के लिए, और जाती है। तब तक काफ़ी मतलब घूम घाम के जाती है तो शाम भी हो जाती है। इसी बीच उसकी उसी दोस्त का फ़ोन आ जाता है कि यार तुम फ्री हो क्या? देख क्यों, क्या हुआ? अरे यार कहीं जाना था। कहाँ जाना है? तुम बस बोलो कि चलोगी। हाँ हाँ बिल्कुल चलूँगी, पर जाना कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि जानू आ गई है। हाँ तो? हाँ तो बस मिल लेना यार उससे। मैं मिलके क्या करूँगी? चलो ना यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है, कहाँ जाना है? अरे पास में ही है ना, काफ़ी अभी अभी ओपन हुआ है, न्यू क्लब है। क्लब जाने की बोल रही हो तुम? सीरियसली तुम्हें पता है कि मैं आज तक कभी क्लब नहीं गई? आज चल ले मेरी माँ, चल ले बट। ठीक है। हम देखते ही देखते शाम हो जाती है। हाँ, आज हिमानी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी होती है, वन पीस पहना होता है, काफ़ी खूबसूरत लग रही होती है। उसकी जैसी वो उतर के आती है तो उसकी मॉम देखती कि अरे ये कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को, और ये क्या पहन रखा तुमने? अरे मॉम वो मेरी दोस्त आ रही थी तो वो बोल रही थी थोड़ा क्लब वगैरह। बेटा ये कहाँ से तुमने नई चीज़ पाल ली? अरे मॉम बस कभी कभी तो उधर से फिर से उसके पापा आ जाते हैं कि अरे जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, ये उम्र है इसकी घूमने फिरने की, फिर कम घूमेगी। जाओ बेटा तुम अच्छे से जाओ। हाँ से हमारी बोलती थैंक यू पापा, निकल जाती है। इतनी उसकी दोस्त जो कि आ जाती है बाहर, उसका वेट कर रही होती है। हाँ, गाड़ी हिमानी अपनी नहीं लेके जाती, उसी की गाड़ी में बैठती है। वहाँ से वो दोनों निकलते हैं, तभी वो लड़की बोलती है वाह बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, बस हो गया तुम्हारा, चुपचाप शांत से गाड़ी चलो, वैसे तुम भी कम नहीं लग रही हो। दोनों तारीफें करते हुए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाता है क्लब में, और जैसे ही वो क्लब में जाते हैं तो भाई एक लड़की जिसने बहुत ही खूबसूरत वन पीस पहना होता है, और क्या डांस कर रही थी फ्लोर पे, इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना कि देखने वाले की तो उससे नजरें ही नहीं आती रही थी। एक तो उसका डांस, ऊपर से उसका लुक, हाय तौबा तौबा क्या लग रही थी। अब हिमानी इसको देखती है तभी वो पीछे से वो जो लड़की है वो बोलती है कि अरे क्या देख रही हो, वही तो है जानू। व्हाट? ये लड़की? सीरियसली यार ये कितनी बोल्ड है। हाँ यही तो इसकी अदा है, तभी तो पढ़ाई पे कम ध्यान देती, तो डॉक्टर क्यों बनना है? अरे यार वही बात है ना, घर वाले फोर्स कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर, तो बस इसलिए बनने आ गई। अरे यार ये भी कोई बात है? बात नहीं है, मिलना है हमें, और वैसे भी वो तुमसे मिलने की बोली थी, पर मुझसे क्यों? अरे तुम भी तो उसी कॉलेज में हो ना, तो थोड़ी बातचीत कर लेगी, जान लेगी पहचान लेगी। अच्छा ठीक है। वहाँ से जैसे ही जानू की नज़र पड़ती है हिमानी और उस लड़की पे, तो वो आती है कि हाय। उधर से वो देखती है कि आई यू हिमानी राइट? तो हिमानी बोलती है यस मैं हिमानी हूँ। बोल रही ओके नाइस टू मीट यू, काफ़ी वेट किया आपका वैसे, लेकिन क्यों मेरा वेट क्यों किया? अरे मिलना था आपसे, आफ्टर ऑल यू आर व्हाट? अरे मतलब आप मेरी बहन के दोस्त जो हो और अब तो मेरी दोस्त बनने वाली हो। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्लासमेट्स ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन दोस्त तो आगे चल के पता चलेगा ना। अरे मतलब ऐसा भी है क्या? मेरा रूल तो ये है कि भाई जो लड़की पसंद आ गई दोस्त बन गई, और दोस्त नहीं तो उससे ज़्यादा ही बन जाएगी। अभी मॉर्निंग देखती हूँ उसे घूर गई, ये बोल क्या रही है? लेकिन साइड में ही जो शीतल मैम होती है वो भी इस क्लब में होती है। हाँ, साइड में शीतल मैम की नज़र जाती है हिमानी के ऊपर। पहले तो वो सोचती है कि यार ये लड़की हिमानी से लग रही है, पर हिमानी कैसे हो सकती है, वो तो ऐसे कपड़े कभी पहनते नहीं है। लेकिन वो काफ़ी देर तक उसे गौर से जब देखती है तो पीछे से जो प्रज्ञा मैम थी उनकी भी नज़र जाती है। हाँ, प्रज्ञा मैम और शीतल मैम वो भी उसी क्लब में आई होती है। शीतल मैम तो आए दिन क्लब आती थी, उनको शौक था उसके बॉयफ्रेंड की वजह से।
वहाँ से प्रज्ञा मैम भी देखते कि क्या हुआ, आप क्या ऐसे देख रहे हो, लेकिन उनकी नज़र जाती है कि जैसे ही हिमानी के ऊपर, तो हिमानी, अब ये चीज़ प्रज्ञा मैम शॉक और भी ज़्यादा। फिर से प्रज्ञा मैम सोचते हैं, अरे हिमानी कैसे हो सकती है यहाँ, वो तो बच्ची है, वो इस लेवल पे कैसे आएगी। लेकिन सीधा बोलते नहीं 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 मैम, ये हिमानी है, मुझे लग रहा है, देखो इसका फेस कट बिल्कुल। अब वो दोनों जाती है उसके करीब में, हाँ भाई वो सच में हिमानी होती है। यहाँ से प्रज्ञा बोलती है हिमानी, अब हिमानी बोलती है कौन है जो मेरा नाम ले रहा है। लेकिन वो जैसे ही प्रज्ञा मैम को देखती है, हाय क्या लग रही थी प्रज्ञा मैम। इतनी शॉर्ट तो कपड़े नहीं पहने, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक कुर्ती पहनी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रही थी उस कुर्ती में। तो मैं फिर बोलती है कि हिमानी, ये तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही ये सब सुनती है, अब वो मैम वो अब मैं कुछ नहीं, बस घूमने आई थी, ये मेरी दोस्त है। उन्होंने को ट्रांसफ़र कर देती है अपनी दोस्त की तरफ, और उसके दोस्त को क्या पता। पत्रकार जी मिलती है कि हाँ हेलो मैम, मैं आपको पहचानी नहीं। हाँ से हिमानी बोलती, तुम वैसे भी नहीं पहचान सकती भाई, ये मेरी टीचर है। और सुन रही कि क्या मतलब, तो तुम्हारी टीचर है, मतलब ये जानू की भी टीचर होंगी। वहाँ से जानू बोलती, ओह ये मेरी टीचर है, वाह यार टीचर तो बेहद ब्यूटीफुल है। जानू का तो वही ब्लड करना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र तो किसी और पे ही थी, और जिसके ऊपर उसकी नज़र थी, हाय वो बार बार बस उसे ही देखी जा रही थी। हाँ लेकिन उस बंदी की नज़र जानू पे नहीं थी। प्रज्ञा में फिर से उधर से बोलते कि हिमानी, ये तुम्हारा ये जगह है, तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वहाँ से पत्रकार जी बोलते कि अरे मैम ये क्या बात हुई, पढ़ने वाले बच्चों को भी थोड़ा बहुत एंजॉय करना चाहिए ना, आप तो मतलब अलग ही जोन में जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो यहाँ, आपको भी अपने कॉलेज में होना चाहिए था। वहाँ से प्रज्ञा मैम बोलती है कि देखो पहली बात तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ, समझ आया। उधर से फिर दोबारा जानू बोलती है कि अरे मैम क्या हो गया, बस एक दिन तो एंजॉय कर रहे हैं ना, आना अच्छी बात है, आप तो ऐसे ही डांट रहे हो जैसे कि वो आपकी बंदी हो। जैसे ही ये बोलती है जानू, वहाँ से हिमानी के मुंह में उसके मुंह में इतना मतलब हंसी आने लग जाती है, ठसका लग जाता है। बोलती है क्या बोल रही भाई ये। हाँ थोड़ी देर के बाद प्रज्ञा भी थोड़ी शॉक होती है कि ये क्या बोल रही है। फिर से प्रज्ञा बोलती है कि दीदी देखो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बच्चों को ऐसी जगह नहीं आनी चाहिए। हाँ तो मैम बच्चों को ऐसी जगह नहीं आनी चाहिए, तो टीचर्स को भी सोचना चाहिए ना कि वो ऐसी जगह क्या कर रहे हैं, ऐसा जानू बोलती है। जानू इशारों से पूछती है कि भाई ये तो समझ आ गया तुम्हारी टीचर है, लेकिन इस टीचर के पीछे जो खड़ी है बहुत खूबसूरत सी लड़की, वो कौन है। अब जैसे ही हिमानी पीछे देखते हैं कि पीछे तो शीतल मैम खड़ी है, तो फिर से बोलती है कि ये भी मैम ही है, शीतल मैम। अच्छा मतलब ये भी अपनी मतलब प्रोफेसर होने वाली है। हाँ हाँ, तभी जानू होती है, वाह यार सीरियसली प्रोफेसर इतनी सुंदर होती है, मैंने मिस कर दिया। मानी बोलती क्या मिस कर दिया तुमने, यार मुझे पता होता तो मैं इतने दिन पहले ही आ जाती, खामा इतने टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। हो गया तुम्हारा, तू पहले से कमिटेड है तो क्या हो गया, कमिटेड है तो लाइन मारना तो बनता है ना, मतलब वो कमिटेड है, हम तो सिंगल है ना, हमारे लिए तो हर कोई अपनी है। हिमानी गौर से देखती है ये क्या बोल रही है। हाँ प्रज्ञा मैम बोलते कि तुम अभी के अभी तुम तीनों के तीनों जाओ। फिर सब पत्रकार बोलते कि देखिए मैम इन दोनों का बनता है, लेकिन मैं किस तरीके से जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। अब ये बात दोनों पे लागू होती है, तो इसका मतलब प्रज्ञा सोचती है कि ये लड़की कौन है। बोलते तुम्हें तो मैंने कभी देखा नहीं। वहाँ से जानू बोलते हैं मैम एक्चुअली मैं आपकी स्टूडेंट हूँ जो कि बहुत जल्द कॉलेज जाने वाली है। अच्छा तो तुम आई थिंक डोनेशन पे हो। यस मैम सही पकड़ी। किसी सीधे बोलते अभी तो तुम्हें पकड़ा ही कहा है हमने। फिर से जानू बोलती तो पकड़ लीजिए मैम, मैंने मना नहीं किया, आप ऐसे आप चाहो तो मुझे पकड़ सकती हो। फिर से जानू लाती है शीतल मैम के पास कि मैं आए, और तो डांस के लिए पूछ रही है। अब शीतल बोलते हैं नो नो भाई, हम अपने स्टूडेंट के साथ डांस नहीं करते हैं, समझ आया। प्रज्ञा मैम जाती है, वहाँ हिमानी का हाथ पकड़ के बोलती है तुम अभी कभी बाहर चलो। लेकिन फिर से पत्रकार बोलती है कि मैडम क्या बात है, आप अपना जो प्रोफेसर गिरे वो अपने कॉलेज में करना, लेकिन अभी तो हम स्टूडेंट नहीं है ना आप स्टूडेंट हो ना आप प्रोफेसर, तो इन्जॉय करने दीजिए। वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद बेचारी मूड ठीक करने आई है अपना। अब प्रज्ञा सोचती है कि क्या हो गया इसे जो अपना मूड ठीक करने आती है। वो पूछती है क्या हुआ। नहीं मैम कुछ नहीं हुआ, तुम यहाँ कर क्या रही हो। हाँ मुझे तो लगा था कि तुम काफ़ी अच्छी लड़की हो, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद पता चल रहा है कि तुम किस टाइप की लड़की हो। भाई हिमानी सोचती है और ऊपर से देखती है कि ये क्या बोल के रही है, ये मतलब मेरे यहाँ आने से इन्होंने मेरा कैरेक्टर ही जज कर लिया कि मैं किस टाइप की लड़की हूँ। अब पत्रकार जी कैसे शांत रहेंगे, बोलते कि एक्सक्यूज़ मी मैम, मतलब सीरियसली आप एक प्रोफेसर ही हो ना, मतलब आप कैसे थिंकिंग बना सकते हो किसी के बारे में भी। आपने क्या बोला कि आपको कभी सोचा नहीं था इसके बारे में, ये अच्छी लड़की थी। तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करती है मैम, जरा आप हमें एक्सप्लेन करोगे। अब प्रज्ञा बोलती है कि यू मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तो आप जिससे बात कर रहे हो ना उसको मैं ही अपने साथ लेके आई हूँ, समझ आ रहा है आपको।
मैंने बोलती यार चुप हो जा, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन फिर भी वो पत्रकार जी चुप नहीं होती, बोलती है देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि हमारे बस यहाँ आने से आप हमारा कैरेक्टर जज नहीं कर सकती। यहाँ आके हम कोई मटर गश्ती नहीं कर रहे, हम अपने 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं लेके आए, बट हम यहाँ कोई ड्रिंक वगैरह नहीं कर रहे। और आई तो आप भी लोग हो, अगर हम आए तो आप भी तो आए हो ना। चलो हमारा आना बनता है क्योंकि हमें जनरेशन जेन ज़ी से बिलोंग करते हैं। आप क्या हो, आप तो मिलेनियर हो ना, आप यहाँ क्या कर रही हो? तुम अपना मुंह बंद करो, समझ है तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। हाँ आप हो इसकी और इसकी टीचर, मेरी नहीं हो। तो मुझे बोलने का हक है, और वैसे भी मैं इन दोनों से काफ़ी बड़ी हूँ, तो उस अकॉर्डिंग तो मेरे और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंस तो रहेगा नहीं। भाई वो लड़की चढ़ने लगती है प्रज्ञा मैम के ऊपर। अब हिमानी को अच्छा नहीं लगता तो हिमानी बीच में आती है कि देखिए प्रज्ञा मैम आप शांत रहिए। अच्छा तुम मुझे शांत कर रही हो, तुम्हें अपनी दोस्त को शांत करना चाहिए था। वो मतलब हाँ मैं अपनी दोस्त को ही शांत कर रही हूँ। तो पीछे मुड़ के बोलती है यार चुप हो जाना, क्या मतलब है, क्यों बोल रही हो इतना, क्या मैं बोल रही हूँ यार, वो तो मैं सुनाते जा रही हूँ, तुम क्यों सुन रही हो, तुम किस बात का सुन रही हो? वो खुद भी तो आई है यहाँ, तुम्हें पता है ना कि अगर टीचर को अपनी बात मनवानी तो पहले खुद भी तो वो काम करो। तो खुद तो यहाँ पे है और हमको बोल रही है। उधर से भाई जानू तो बस निहारे जा रही होती है शीतल मैम को। शीतल मैम को बहुत ऑकवर्डनेस फील होती है कि यार ये लड़की क्या कर रही है, क्यों मुझे इस तरीके से देखती है। अब शीतल मैम फिर से बोलती है कि ओह तुम वो आई हो, वो मैं आपकी स्टूडेंट हूँ मैम। वो अच्छा, तो तुम इस तरीके से मुझे क्यों बोल रही हो? नहीं बस देख रही हूँ कि काफ़ी खूबसूरत हो आप, बस थोड़ा सा क्या आई मीन मतलब मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार देखा है कि मेरी प्रोफेसर इतनी खूबसूरत है। तो अच्छा, अब तुम तीनों की बकवास हो गई हो तो निकलो यहाँ से। क्यों मैम, अगर आप इंजॉय कर सकते हो तो हम भी कर ही सकते हैं ना। यहाँ से जानू थी वो हिमानी का हाथ पकड़ दी, क्या चल लो ना, क्या तुम इन लोगों की बातों में आ रही हो, हमें डांस करना है। लेके जाती है फ्लोर पे। अब हिमानी ने भी वही शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। भाई प्रज्ञा मैम को पता नहीं, लेकिन उनका खून बहुत ज़्यादा खोल रहा था। उधर वो पत्रकार था भाई, वो बहुत प्यार से प्रज्ञा मैम को देख रही थी, और यहाँ प्रज्ञा मैम को इतनी गुस्सा आ रही थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे गुस्सा क्यों आ रही है। तो गाइस आज की स्टोरी करते हैं हम यही स्टॉप, और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। हाँ, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।